काम को लेकर भी होंगे, आपके काम का एक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, आपकी जुबानी ही हम लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पॉलिटिकल सवाल से ही। कुछ राजनीतिक सवाल। पहला ये कि यूपी के लड़के इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? आपने कहा नहीं कर पाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? पहले फ्लॉप थे, सुपर फ्लॉप। कैसे? 80 में 80। उनके लिए कुछ तो छोड़िए। उनका जो पूर्व का कार्यकाल रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, प्रदेश की जनता ने नजदीक से देखा है। हमें अच्छी तरह याद है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शाम के समय आप जहां होटल है यहां निकल करके हमारी बहनें चाय आइसक्रीम नहीं खा सकती थीं, चाय नहीं पी सकती थीं। बर्थडे मुंडन आदि पार्टियों में शाम को निकलना प्रतिबंधित था हमारी बहनों को। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी राउंड द क्लॉक हमारे परिवार की बहनें माताएं कहीं भी आ जा सकती हैं। गुंडे अराजक जिले वाइज गुंडे थे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। पूरी तरह से प्रदेश माफियाओं के चंगुल में था। सरकारी जो संसाधन थे उनकी लूट थी। टेंडर तय होते थे, कौन मतदान करेगा, कौन सड़क, कौन माफिया बनाएगा। खनिज पदार्थों में लूट के मामले को लेकर आप जानते हैं अभी तक उनके एक मंत्री अंदर ही है, जेल में है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जनता के प्रति है, शुचिता के साथ है और लोगों का मानना है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की राय है, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। औद्योगिकीकरण के मामले में नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सर्वश्रेष्ठ साबित हो रहे हैं। चारों तरफ चाहे एजुकेशन हो, पंचायती राज विभाग हो, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हमारे सभी विभागों ने किया है। उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पहले तमाम आदेश और निर्देश पारित हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता था कि कोई स्वास्थ्य मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल करे और जो कमियां हो उसको दुरुस्त करने का निर्देश दे। ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो गई है, कह सकते हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है, लोगों से जुड़ा हुआ सीधा सेक्टर है। मुझे लगा कि इतने बड़े स्टेट को अगर हमें सुधारना है तो लोगों के अंदर इस भावना को जागृत करना पड़ेगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट काम करने वाले जितने भी चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, सबको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमने फिजिकल प्रेजेंस जरूरी किया। हम स्वयं प्रतिदिन 3-4 हॉस्पिटल्स में जाते हैं। हमने डीजी से लेकर के जो हमारे सीएमओज हैं उनको तय किया है कि वीकली कम से कम 3-4 हॉस्पिटल देख करके हमें रिपोर्ट करें कि उनके बाद प्रशासनिक काम और भी हो सकते हैं। और उस रिपोर्ट के आधार पर हम अचानक किसी के अस्पताल में जाते हैं और हमें इस कहने में प्रसन्नता है, उसका बड़ा सार्थक परिणाम आया है। अब अस्पतालों में आपको चिकित्सक मिलेंगे, हमारे पास दवाइयां पूरी उपलब्ध हैं जो हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसके हिसाब से। और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं या खुल चुके हैं। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और 2017 से पहले ये संख्या मात्र 16-17 थी। तो एमबीबीएस की सीटों को हमने दोगुनी किया है, एमडी की सीटों को हमने दोगुनी किया है। हमने नए नर्सिंग कॉलेज खोले हैं। नर्सिंग कॉलेज का हमने पैरामीटर बदल दिया है। जो पैरा मेडिकल के स्कूल कॉलेजेस है तो उनका हमने पैरामीटर बदला है। पहले सभी को मान्यता मिल जाती थी, चाहे टीचर्स हैं कि नहीं है, अस्पताल है कि नहीं है। हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है। अब ABCD 4 प्रकार के नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में है और हर कॉलेज चाहता है कि हम डी से निकल करके सी और बी में आए और ए वाला अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शन करना चाहता है, कहीं बी में ना जाए। हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले और हमने इस क्षेत्र में रोजगार को सीधा जोड़ने के लिए इंटर कॉलेजेज में जो हमारे बच्चे आना चाहते हैं नर्सिंग क्षेत्र में, उनको भी हम काउंसलिंग करते हैं और उनसे भी कहते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश राज्य में क्षमता है, वो प्रदेश के सभी अस्पतालों में तो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराएगा ही, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में उपलब्ध कराने के लिए हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष इस पर सवाल करता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं कि सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से कॉलेज तो नहीं खुल जाता। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे। ये बताइए, 2017 में जब आपकी सरकार आई उस वक्त मेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां थी जिन्हें दूर करने में इतना वक्त लगा? पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त थी। अस्पतालों में चिकित्सक जाते नहीं थे,
उनका प्रशासन से मिलीभगत रहती थी, सरकारी संरक्षण रहता था, निजी प्रैक्टिस करते थे, अस्पतालों में न जाकर के अस्पतालों में ताला बंद कर, कई अस्पतालों में तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भूसा भर के रखते थे। मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। 5000 की आबादी पर हमने उपकेंद्र खोले हैं, जहां पर जो हल्की बीमारियां, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सभी की दवाइयों का उपलब्धता है वहां पर। वहां कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठता है, जच्चा बच्चा की सारी दवाइयां वहां उपलब्ध हैं, जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर 21,000 के लगभग हैं। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि संजीवनी ऐप, मतलब यदि हमारे हेल्थ सेंटर पे आप पहुंचे हैं, सब सेंटर पे, और कोई ऐसी बीमारी है कि सीएचओ के समझ में नहीं आ रहा है, तो संजीवनी ऐप पे जाके ऑनलाइन मरीज को विशेषज्ञ चिकित्सक देखते हैं ऑनलाइन। और मुझे कहने में प्रसन्नता है, प्रतिदिन 70,000 से अधिक मरीजों को हम अटेंड कर रहे हैं, जो ऑनलाइन टेली व्यवस्था से जुड़ करके उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था का लाभ अपने गांव में बैठ करके ले रहे हैं। सीएचसी और पीएचसी में सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए और आगे और क्या रोड मैप है, क्योंकि अभी भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं सर, जहां पर लोग जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते, स्टाफ मौजूद नहीं। मैं बराबर आपसे भी कहता हूं, अंदाजे से शिकायत करने से हम कार्रवाई नहीं कर पाते। मैं स्वयं इसकी चिंता करता हूं। स्पेसिफिक अगर कोई शिकायत है मुझे दें, हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे और चिकित्सक उपलब्ध होंगे। विरोध के लोग इसलिए कहते हैं कि उनको सदन में कुछ बोलना रहता है, उनके पास तथ्य कोई नहीं। मैं बार बार पूछता हूं कि किस हॉस्पिटल में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। हम प्रदेश की जनता से भी अपील करते हैं, अपने अस्पताल में जाकर के, अपने पास के अस्पताल में जाकर के देखें कि कहां चिकित्सक समय से नहीं है, और मुझे चिट्ठी भेजें, मुझे मेल करें, हम कार्रवाई करेंगे। चिकित्सक को समय से बैठना ही। हमने ऐसे 774 चिकित्सकों को चिन्हित किया है जो अस्पतालों में न जाकर के घर बैठे हुए हैं, या दूसरे कामों में लगे हैं, या अपना अस्पताल चला रहे हैं। हम उनको सेवा से पृथक कर रहे हैं। आप देखते होंगे प्रतिदिन 2-3 चिकित्सकों को हम निकालते हैं नौकरी से, और उनको नोटिस दिया है। जैसे नोटिस का जवाब आता है, अगर सार्थक जवाब नहीं है तो उनको हम हाथ जोड़ करके विदा करते हैं, नए चिकित्सकों की भर्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती की है, और हमने उनको पूरे देश में इतनी सैलरी कहीं नहीं है, 5 लाख रुपए मानदेय पर हमने रखा है, जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। जो जिलाधिकारी से अधिक तनख्वाह हमारा चिकित्सक पाता है विशेषज्ञ, ये पूरे देश में हमने अभिनव प्रयोग लागू किया है, जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ लागू है। ये शहरों के लिए भी है या गांव के लिए? गांव हर के लिए जगह सवाल ये है कि यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक जो होते हैं वो हमारे सीएससी पर है। गांव में अलग समस्याएं होती है स्वास्थ्य को लेकर, चुनौतियां भी बहुत होती हैं। तो जब से आपने कार्यभार संभाला, कौन कौन से फैसले लिए और उसका असर क्या हुआ? सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, जो हमारी बहनें हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनको 3 बार कम से कम अल्ट्रासाउंड कराना होता था। अल्ट्रासाउंड के लिए उनको सीएससी पर जाना होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब समाज में अच्छी तरह लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की संख्या कम है। तो हमने उत्तर प्रदेश राज्य में ये अभिनव प्रयोग किया है। हमने स्टेट बैंक से एक समझौता किया है। हम आशा वर्कर के माध्यम से ये समझ जाते हैं कि किस बहन को अल्ट्रासाउंड के लिए सेंटर पे जाना है। हम उसके मोबाइल पर एक बारकोड भेजते हैं। बारकोड ले जाकर के जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर प्राइवेट हैं, हमने सबको सूचीबद्ध करने का काम किया है। अभी तक हमें बड़ी सफलता मिली है। हमने लगभग बड़ी संख्या में ऐसे चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाते हैं। वहां हमारी बहन जाकर के अपने बारकोड को स्कैन करा करके निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्राप्त कर सकती, कोई पैसा नहीं लगेगा। और जैसे ही बारकोड चिकित्सक स्कैन करेंगे, सरकार के खाते से पैसा कट जाएगा। यह अभिनव प्रयोग हमने किया है। इसके अलावा जो कोरोना काल के दौरान जच्चा बच्चा का जो टीकाकरण होता है विभिन्न प्रकार का, जो 10 वर्ष की उम्र तक को बच्चे को अपरिहार्य होता है, हमने उसमें गति प्रदान की है, और जो टीकाकरण है उसको 100% तरफ ले जाने में इनमें सफलता प्राप्त की है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नाम एक और नया कीर्तिमान जुड़ा सर कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने उत्तर प्रदेश में। कैसे संभव हो पाया? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जब हमको काम करने का अवसर मिला तो आधे भी कार्ड नहीं बन पाए थे। तो मैंने तय किया, हमने सभी विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई, केंद्र से भी संपर्क साधा, और नियमों में हमने शिथिलता बरती। आज मुझे बताने में प्रसन्नता है कि हमारा लक्ष्य 7 करोड़ के कार्ड बनाने का है। उत्तर प्रदेश राज्य देश में नंबर 1 पर है। हमने 5 करोड़ से अधिक कार्ड बनाकर के सफलता अल्प समय में हासिल की है।
इसके लिए मैं चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पैरामेडिकल और जो हमारे नर्सेज हैं और इसके अलावा पंचायत मित्रों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। जो हमारे पंचायत विभाग के स्टाफ हैं, हमने उनकी मदद ली। हमने मोबाइल ऐप पर पूरा डाटा लोड किया, उनको ट्रेनिंग कराई और ट्रेनिंग करा करके घर घर संपर्क किया है। जो लाभार्थी हैं उनके घर जाकर उनका फोटो खींचा, स्कैन किया, उनका हमने थंब इंप्रेशन लेकर के और सबका कार्ड हमने बनाने का काम किया। ब्रजेश जी, ये तो बात हो गई उनकी जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया। अब उन शहरी लोगों की बात कीजिए जिनकी आय कम है, आयुष्मान कार्ड के दायरे में वो नहीं आते, उनके लिए सरकार का क्या रोड मैप? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के हॉस्पिटल्स में, यानी सब सेंटर, सीएससी, पीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। निःशुल्क सभी इलाज वहां उपलब्ध है। जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें आपका अगला सवाल होगा, नए मेडिकल कॉलेजेस में कैसे करें? वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल को हमने मेडिकल कॉलेज में समाहित किया है। उन हॉस्पिटल्स में भी जो मेडिकल कॉलेज में समाहित हो गए हैं उनमें भी निःशुल्क इलाज टर्सरी केयर का हम दे रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा की बात करते हैं सर। एम्बुलेंस का समय पर मिल पाना पहले एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। अभी बीते कुछ सालों में सेवा कितनी बेहतर हो पाई, इस दिशा में क्या कदम? देखिए, हमने रिस्पांस टाइम को कम किया है। पहले रिस्पांस टाइम 30 मिनट होता था, हमने 15 मिनट किया है और हम लगातार इनको चेंज करते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम साफ साफ निर्देश देते हैं बात करके कि आपको तय समय सीमा में पहुंचना है और इतने पेशेंट आपको ले ही जाने, इससे अतिरिक्त पेशेंट नहीं ले जा सकते आप। तो हमें सफलता मिली है हमने रिस्पांस टाइम को कम करने में। हम प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहेंगे, सामान्यतः ये शिकायत आती है कि एम्बुलेंस जो है पहुंची नहीं। जब हम धरातल पर जाकर के शिकायत की जांच करते हैं तो पता चलता है कि नंबर ही गलत डायल किया है। तो कृपया सही नंबर मिलाएं। जो 108, 102 एम्बुलेंसेज हमारी हैं उनके लिए सही नंबर डायल करें और नंबर डायल करने के बाद इंतजार करें और कभी ऐसा लगता है कि नहीं पहुंची तो इस कंप्लेंट अवश्य करें, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल पहुंच गए हो, अगला कोई इस पीड़ा को अपने सामने न देखने पाए। इसलिए हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ प्रदेश के मरीजों की सेवा में लगी हुई है। जी, एक और सवाल है, प्रदेश में महिलाओं को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, खासकर ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या रोड मैप है, किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, महिलाओं के लिए हम लगातार चिंतित रहते हैं। हमारे सभी सब सेंटर्स पर एएनएम की नियुक्ति है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो डे टू डे उनको दिक्कतें होती हैं उनकी दवाइयां वहां उपलब्ध हैं और विशेष रूप से जो अल्ट्रासाउंड की बात हमने बताई, जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी आवश्यकता होती है, टीकाकरण की बात मैंने बताई। हाँ, टर्सरी केयर की कोई आवश्यकता है तो हम उनको पिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं। बीते कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, कैसे संभव हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इसमें होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बहन को गुणवत्तापरक भोजन मिले। हमने गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराया है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग विभिन्न जिलों के दौरे पर जाते हैं तो हम उनको पोषक सामग्री आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा समय समय पर हम जांच भी करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं पनप रही। इसके अलावा जब बच्चा जन्म होने के बाद उसका वेट क्या है, उसमें कोई टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ है, उसको जो बचाव के संसाधन है उन्हें उपलब्ध कराते हैं और चिकित्सालयों में यदि कोई बच्चा भर्ती हुआ है तो उसे अच्छा इलाज मिले, इसकी हम मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुपोषण यही है। आप जाके देखेंगे, आंकड़े गवाह हैं, हम नहीं बोलते, आंकड़े गवाह हैं। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी अपने रिजिम में केवल वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके बात करती थी। सड़क पर इनके हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कभी निकल करके नहीं जाते थे। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड मंगा लीजिए, कोई हेल्थ मिनिस्टर जो हेल्थ महकमा देख रहा हो, मौके पर जितना मैं जाता हूं कोई गया हो। इसी से जुड़ा सवाल है, आपके जहन में ये बात कब आई, कैसे आई? क्या देखिए, ऊपर से ये मेरे जहन में ऐसा आया, मेरे पिताजी की जब डेथ हुई वो लगभग 87 इयर्स के थे। वो साइकिल से खेत पर जाते थे। मैं पूछता था, पिताजी अभी खेत पर कोई जुताई नहीं हो रही, बुआई नहीं हो रही, कोई वहां पर गेहूं नहीं निकलेगा, कोई सब्जी नहीं आज होने वाली है, क्यों जा रहे हैं रोज? उनका कहना था किसान अपनी खेत की मेड़ को अगर नहीं देखेगा तो पक्का वो किसान नहीं है, उसका खेत कोई दूसरा ले जाएगा। ऐसे ही अस्पताल मेरी जिम्मेदारी है, हम सभी हॉस्पिटल्स को देखेंगे और मैंने लक्ष्य तय किया कि जितने हॉस्पिटल्स हैं मैं सब हॉस्पिटल्स में जाऊंगा।
और मैं उस लक्ष्य को पाने के करीब हूं। ब्रजेश जी, क्या ये वाकई औचक निरीक्षण होता है? क्योंकि ये भी मौचक कहते होता है। हैं हम कि किसी पहले ही का बता दिए हम जाते किसी हैं। फोर्स को साथ नहीं ले जाते जी। हैं, शादी वर्दी में एक सिपाही ले लेते हैं और स्टाफ को भी नहीं ले जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी में चुपचाप दूर खड़ी करके पैदल पैदल जाते हैं, उनकी प्रक्रिया समझते हैं, पर्चा बनवाते हैं, पीने का पानी देखते हैं कहाँ है, मरीजों से बात करते हैं। एक आध घंटे के बाद फिर अस्पताल प्रशासन के लोग समझ जाते हैं कोई एक व्यक्ति है जो इतनी पूछताछ कर रहा है कि अवश्य कोई सरकार से संबंधित है, फिर लोग 1 घंटे बाद जान पाते हैं, लेकिन 1 घंटा तक तो कोई नहीं जान पाता है। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अभी हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से क्या क्या हासिल हुआ है हेल्थ? देखिए, हमारे को लक्ष्य मिला था 10,000 करोड़ से अधिक का, हमने उसको पूरा किया है और मुझे बताने में प्रसन्नता है बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ में इन्वेस्टमेंट आया है। 16 हमने नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर बनाने का निर्णय लिया, उसका हमने टेंडर किया है और इसके अलावा नए नर्सिंग कॉलेज, अन्य चिकित्सा संस्थान भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य में आ रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि 1 घंटे तक तो पता ही नहीं चलता था अस्पताल में कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है हमारे बीच जो सवाल जवाब कर रहे हैं। इंसिडेंट जिसका आप जिक्र करना चाहें, जब पता चलने के बाद किस तरह का रिएक्शन होता है? कन्नौज में नहीं पता चला, बाराबंकी, अक्सर यही होता है, महमूदाबाद में नहीं पता चला। हाँ। ये पता तब चलता है जब कोई स्टाफ हमें पहचानता है, लेकिन काफी देर तक जब सुबह प्रातःकालीन 2 से सुबह 8 से 2 के बीच में भीड़ होती है अस्पताल में, हम भी लाइन में लग के पर्चा बनवाते हैं, दवाई लेते हैं, चिकित्सक को दिखाते हैं, सफाई व्यवस्था देखते हैं, तो 1 घंटे बाद पता चल पाता है। तो चिकित्सकों को लगता है कि हम उनको इसलिए नहीं बुलाते हैं, उनका काम भी बाधित होगा, फिर हमारे ही मरीजों को बाधा उत्पन्न होगी, तो हम इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। भगदड़ मच जाती जब पता चलता है तब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी को कोई असुविधा हो। एक बार फिर से शुरुआत में चलते हैं सर, पॉलिटिकल सवालों की ओर। आपने कहा कि यूपी के लड़के कोई कमाल नहीं कर पाएंगे, ये आपका आत्मविश्वास है। रायबरेली और मैनपुरी अभी भी आपके लिए चुनौती है, बीते चुनाव में हमने देखा है। उस चुनौती के लिए क्या प्लानिंग है? हम रायबरेली इस बार जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, हमारे साथ वहां का मतदाता खड़ा हुआ है, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा चल रही है, हम सबका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी और इनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। जनता के सेवक का दायित्व है कि अपनी जनता की सेवा करे, डे टू डे बात करे। राज परिवार के लोग हैं, चुनाव में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, इनका रायबरेली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ब्रजेश जी, जब इतना ही अच्छा काम किया सरकार ने, कॉन्फिडेंस इतना हाई है, यूपी में 80, देश भर में 400 पार, तो फिर दूसरे दलों में सेंधमारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों दूसरे दलों को तोड़कर अपने पास मिला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से है, मानते हैं आप? ये भी आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का दायरा जनमानस में धीरे धीरे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हमारा जब परिवार बढ़ता है तो हमें प्रसन्नता होती है, और मुझे बताने में प्रसन्नता पुनः हो रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और ढेर सारे ऐसे लोग जो विभिन्न दलों में काम कर रहे थे, उनका मानना है कि मोदी जी हमारे नेता हैं। मोदी जी ने जो मिशन लिया है कि हम विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसको पूरा करना है तो मोदी जी के साथ जुटना होगा, और उत्तर प्रदेश का और देश का हर निवासी चाहता है कि मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के साथ वो जुड़े। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके आप उनको तोड़ के अपने साथ ले आ रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं ये सब तो कांग्रेस वाले करते थे। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, समाज सेवा में विश्वास रखती है। ईडी सीबीआई से अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, अखिलेश यादव जी को भी समन पहुंच गया सिंचाई घोटाला मामले में। यदि कोई FIR, वो कह रहे 5 साल बाद क्यों? यदि कोई FIR हुई है और उनको गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया है एक, इससे पुराने मुकदमे भी हो सकते हैं, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? जाइए जवाब दीजिए अपना। वो सवाल कर रहे चुनाव के वक्त ही क्यों? अरे भाई, ये चुनाव तो हमेशा होता रहता है। अभी स्टेट असेंबली के चुनाव थे, फिर लोकल बॉडी के चुनाव थे, अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, फिर स्टेट असेंबली लोकल बॉडी का चुनाव होगा, फिर कोऑपरेटिव को चुनाव होंगे। ये लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया चलती रहती है, प्रशासन अपना काम करता रहता है। लालू प्रसाद यादव जी ने मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़ा किया और एक नई अलग बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई, मोदी का परिवार। आप भी उसमें शामिल है, मैंने आपका भी
देखिए जी। हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और मोदी जी का विशाल भारत, एक एक बच्चा मोदी जी के परिवार का सदस्य है, एक एक निवासी मोदी जी के परिवार का सदस्य है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे मोदी जी का परिवार पूरा छा गया है और इस बात का द्योतक है कि भारत की जनता माननीय मोदी जी को अपना अभिभावक, अपने परिवार का सदस्य मानती है। जैसे ही आप परिवारवाद पर प्रहार करते हो, बार बार मोदी जी के परिवार पर क्यों आ जा रहे हैं? आप जानते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे लोग हैं। राजा की सत्ता चली गई, लेकिन राज परिवार की तरह ये लोगों ने दल चलाया है, सरकारें चलाई हैं। अब किसी भी स्टेट की जनता या भारत की जनता या उत्तर प्रदेश जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। जैसे 19 में चौकीदार वो एक हथियार बन गया था, पीएम मोदी ने उसका हथियार की तरह देखिए, समय समय पर जो क्या इस बार समय समय पर इस प्रकार की बातें आती रहती हैं और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कोई सोचा समझा नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतना वक्त क्यों लग गया? बीते साल से ही चर्चा चल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और इसका जवाब वही देंगे। चेहरे अभी साफ हो गए हैं सर, कौन कौन आज अभी आपको मंत्री पद की 5 शपथ बजे ले के रहे हैं? बाद पता चल जाएगा, आप चलाइए। जी। एसबी एसपी उन्होंने 3 सीटों की डिमांड की थी लोकसभा चुनाव में, उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। इस संबंध में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अगला सवाल। बार बार विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ना हुई वॉशिंग मशीन पार्टी हो गई, जो भी नेता जाता है वो साफ हो जाता है, उससे पहले दागदार रहता है। देखिए, विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनके जो पुराने कर्म हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो इस प्रकार का अनर्गल प्रयास करते हैं और वो जानते हैं कि उनके किए हुए काम उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो कभी दाग उनके नहीं धुलेंगे। जनता उनसे ऊब चुकी है। 1000 से अधिक दंगे इस स्टेट में हुए, रोज दंगे। मुजफ्फरनगर कांड कोई भूलेगा? 3-3 महीने के, 6-6 महीने के सैकड़ों बच्चे मरे थे। फ्रंट पे लीड खबर दिल्ली में छपी थी, कौन भूलेगा? स्टेट के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को। चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं और सीए का जिक्र एक बार फिर से छिड़ गया है, क्या है लेकर प्लानिंग? वेट करिए, आने दीजिए। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा चुनाव से पहले? अब ये तो सेंट्रल का विषय है। विपक्ष कह रहा है ये पॉलिटिकल एजेंडा है। फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और हम एक एक व्यक्ति को जोड़ करके उसकी गरिमा के अनुरूप काम कर रहे हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जीवन जीने लायक, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम करे और प्रतिबद्धता के साथ, उनको सुरक्षा के साथ हम इस व्यवस्था को कायम करने में कामयाब हुए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश के लिए क्या कोई समय सीमा तय की गई है? उस दिशा में कितना आगे जब आएगा तो मैं बताऊं। राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा और बहुत सारे लोग पहुंचे, देश विदेश से प्रभु पहुंचे, रामलला का विपक्ष मंदिर नहीं पहुंचा। एक ऐसा समय आया अपने देश में जिसका इंतजार 500 सालों से हो रहा था। हमें वो क्षण अच्छी तरह याद है। आप लोगों में से ढेर सारे लोग वहां थे, मनमोहन जी भी थे, शायद रहे होंगे, जब प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती हो रही थी। महसूस हो रहा था स्वयं देवतागण यहां पधारे हैं, रोम रोम आह्लादित था और पूरी दुनिया के लोगों ने ऐसे नजारे को देखा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश को सौगात दी है, भारतवर्ष को सौगात दी है, अद्भुत है और वो इतिहास में दर्ज हो गया है। ऐसा सोचा भी इन लोगों ने नहीं था। हम लोग जब जाते थे प्रचार के लिए तो विपक्ष के लोग मीडिया के माध्यम से पूछवाते थे, भारतीय जनता पार्टी का नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे। हमने छाती ठोक करके तारीख भी बताई और मंदिर भी बनकर के तैयार हो गया। आपने सवाल मेरा पूरा नहीं होने दिया। सवाल यह है कि विपक्ष वहां पहुंचा नहीं, समाजवादी पार्टी के जो वहां से छिटक कर इधर आए, सुन लीजिए, उनका कहना है कि वो जाना चाहते थे राम मंदिर, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था कई विधायक एसपी के। क्या ये मुद्दा होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। प्रभु रामलला हमारे आराध्य हैं। प्रभु राम का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं और प्रदेश का डेवलपमेंट पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर हो, उत्तर प्रदेश जीडीपी में नंबर 1 पे हो,
प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के घरों में खुशहाली आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जन जन का भरोसा जीत रही है, उनके लिए काम कर रही है। सर, आज हम सर्वोत्तम प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे वहां बेरोजगारी है वैसे यहां बेरोजगारी। देखिए, उन लोगों को कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी की स्पीचेज अगर आपको मनोरंजन करना हो, कभी आपको लगे कि बहुत वर्कलोड हो गया है, तो आप जरा डाउनलोड करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। उनका धरातल से जुड़ा कोई मामला नहीं। एक दिन मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पढ़ा था कि व्हाइट शर्ट उन्होंने क्यों पहना, इस पे बोल रहे थे। उनके पास सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या बोलना है, देश के लोगों के बारे में विजन क्या है, देश कहां जाएगा, प्रदेश कहां जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं सर वो। उनसे पूछिए कौन सी दुकान चला रहे हैं। बहुत दुखद है। ये देश में ऐसे लोगों को, जिस ढंग से देश को इन लोगों ने संसाधनों को लूटा, यूपीए 1 और 2 के शासनकाल में उनके ढेर सारे मंत्री जेल के सीकचे के पीछे थे। चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ के गेम हो, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर उनके जेल की हवा काट रहे थे। और ये सब बिल फाड़ रहे थे। क्या कर रहे थे आप? रिमोट से सरकार चलाने वाले लोग हैं, और जनता ने इनको एक्सपोज कर दिया। इनको कभी अवसर नहीं मिलेगा। ये सिमट करके हाशिए पर गए हैं, अब रसातल में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम हासिल की थी। ये असली गांधी नहीं है जी। महात्मा गांधी का बड़ा योगदान है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के स्वच्छता मिशन को घर घर पूरे देश में पहुंचाने का काम किया। सबको शौचालय मिला है। कहां थे 75 साल में? आप शौचालय नहीं दे पाए हमारी बहन को। उनको सड़क के किनारे लोटा लेके, डिब्बा लेके बैठना पड़ेगा, और गाड़ी की हेडलाइट जब पड़ेगी तो खड़ी होंगी बेचारी। ये कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। इनको जवाब देना होगा, और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। खासकर महिलाएं माफ नहीं करेंगी, बहनें माफ नहीं करेंगी। ओम प्रकाश राजभर को मेरा एक सवाल, उनको लेकर एक सवाल है मेरा आपसे। आज उन्होंने इशारों में कहा कि मैं अलग पूर्वांचल राज्य बनवाऊंगा और उसका मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी हमारी इस संबंध में उनसे बात नहीं। उन्होंने कहा भीतर ही भीतर चल रही है हमारी उनसे भी बात नहीं। ऐसा होना चाहिए पूर्वांचल। मेरी उनसे इस संबंध में कोई बात नहीं है। अलग अलग पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। देश का हृदय स्थल है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र में नंबर 1 का डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लोगों की आय के मामले में, जीडीपी के मामले में, और लोगों के रहन सहन के मामले में, सुख सुविधा के मामले में पूरा राष्ट्र में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश के लोग आए। उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जो क्षमता है, मैंने कहीं नहीं देखी। कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है। आप देश भर में घूमिए, कहीं भी सड़क बन रही हो, पूछिए कौन बना रहा है? प्रदेश का नौजवान सड़क बना रहा है। कौन बना रहा है, काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। आज हमने दिखा दिया। हमारे रोजगार के लिए लोग जाते थे देश के दूसरे राज्यों में, आज हमने ओडीओपी के माध्यम से लोगों की जीवन शैली को बदलने का काम किया। हमारे चाहे कारपेंटर भाई हो, चाहे प्लम्बर भाई हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन भाई हो, चाहे हमारे ड्राइवर्स हो, हमने खुद उनको अपने स्टेट में नौकरी देने के लिए अवसर प्रदान किए। अब नौकरी मांगने वाले ही नौकरी देने वाले हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। रामपुर की वायलिन पूरी दुनिया में संगीत बजा रही है। प्रयागराज का अमरूद पूरी दुनिया में जा रहा है। लखनऊ के चिकन के कपड़े, जो भी लखनऊ आएगा बगैर चिकन के कपड़ा लेके नहीं जाएगा। अलीगढ़ का हमारा ताला उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, भदोही के कालीन के बगैर दुनिया में कालीन का शब्दावली पूरी ही नहीं होगी। जो स्टेट में क्षमता थी वो हमारी सरकार ने उसको जनता के सामने रखा है, और हर जिले की आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ स्टेब्लिश्ड राज्य के रूप में नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या इसे ओम प्रकाश राजभर के सवाल का जवाब मान लिया जाए कि जरूरत नहीं है कि कोई पूर्वांचल बने? मेरा मानना है कि 25 करोड़ लोगों को हम खुशहाली देने चाहते हैं। हम उनको स्थापित रूप से स्थायी रोजगार के मिले, उनको डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर छाती ठोक के कहें कि स्टेट हमारा है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। अगला सवाल है, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई, कई सांसदों के टिकट कट गए और कईयों ने अपना नाम वापस लेने की भी बात कही। एग्जाम्पल, विपक्ष कह रहा है जब चुनाव आता है, अभी नॉमिनेशन है नहीं, उनसे क्यों बात करते हैं? विपक्ष तो अभी सूची नहीं बना पाया है। हाँ। हमने अपनी सूची दे दी है। अच्छा, और नॉमिनेशन आते आते सब फाइनल हो जाएगा। सांसदों का टिकट क्यों कटा? विपक्ष नकारा कह रहा है। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। हमारी पार्टी लगातार काम करती है, और जो बेहतर
विकल्प है उनको हम जनता के सामने देते हैं। ये देश में पहली बार है कि बीजेपी ने इतने पहले टिकट दे दिए हैं, बाकी लोग अभी पंचायत कर रहे हैं। मैं इनके सवाल को और आसान करता हूं। लोग साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इसके अलावा रमेश बिदुड़ी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उनका बड़बोला बड़े भाई को खा गया। आप बताइए, आप अपना एंकर क्यों बदलते हो? जी, क्यों बदलते हो? आप अपना रिपोर्टर क्यों बदलते हो? कोई जवाब है? नहीं है। तो हम बेहतर दुनिया के सामने बेहतर प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब की बार 400 पार कैसे पूरा होगा ये टारगेट? देखिए, आप देखिए कि जैसे परिणाम आएगा 400 पार, तेज नगाड़ा बजेगा, लोग खुश हैं और सब लोग चाहते हैं कि पूरा प्रदेश मोदी में है। देश में मोदी जी की लहर चल रही है। 14-19 से बड़ी लहर है, मैं कह रहा हूं। एक एक व्यक्ति जो होटल का कर्मचारी, आप पूछिए जाकर के, ड्राइवर से पूछिए, वो मोदी जी के नाम पर कमल पर मोहर लगाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ तैयार बैठा है। आपकी सरकार पर एक आरोप लगता है सर कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। देखो, प्रयास लोग करते हैं, लेकिन हम कभी अन्याय नहीं होने देते। ऐसे सभी लोगों को हमने जेल भेजा है और बच्चों को निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ उनकी मेधा के बदौलत हमने 5.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, उसका नाम बदल करके एक जाति विशेष के नाम पर रख दिया हो गया होगा। आप फुटेज निकाल करके देख लीजिए। हमारी सरकार में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम जुगाड़ से नौकरी पा सकते हैं। हम मेधा के आधार पर, उसकी मेहनत के आधार पर, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से नौकरी देने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपका इस मंच पर आने के लिए, बहुत-बहुत बाकी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताने के लिए कि बहुत-बहुत कैसे मिशन 400 पार इस बार जाने वाला है और बहुत-बहुत आप अपने धन्यवाद। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रिक्वेस्ट है आप थोड़ी देर और हमारे साथ मंच शेयर करें। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सर मनमोहन राय जी को मंच पर। आपने बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, तो धन्यवाद। हमारे